Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina was asked to leave her post within 45 minutes. बांग्लादेश में आज के दिन जो भी कुछ हो रहा है, इस पूरे क्राइसिस के पीछे रीजन है बांग्लादेश का कोटा रिजर्वेशन सिस्टम। तो इस पूरे रिजर्वेशन सिस्टम को समझने से पहले हमें बांग्लादेश की हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। अब स्टोरी की स्टार्टिंग होती है 1947 में, जब जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था। प्रेजेंट डे पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था और प्रेजेंट डे बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। अब 1970 में फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस होते हैं, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग इलेक्शन जीत जाती है। बट जो वेस्ट पाकिस्तान की एलाइट पॉलिटिकल विंग थी, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट याया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो, वो इन इलेक्शन रिजल्ट्स को रिजेक्ट कर देते हैं, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसके पीछे रीजन था कि जो वेस्ट पाकिस्तान था वो पॉलिटिकल पावर को ईस्ट पाकिस्तान को नहीं देना चाहता था। अब देखिए, इन दोनों पाकिस्तान यानी वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान में पहले भी कल्चरल और इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल टसल्स थे ही, इनमें कई ज़्यादा डिस्प्यूट थे। इन इलेक्शंस के बाद जो वेस्ट पाकिस्तानी थे, उनके जुर्म ईस्ट पाकिस्तानियों पर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इन दोनों पार्ट्स के बीच में और ज़्यादा डिस्प्यूट आने लग जाते हैं। 1971 तक आते आते हालात इतने ज़्यादा खराब हो जाते हैं कि जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो अपने एक नए देश की मांग करने लग जाते हैं। फिर 25 मार्च 1971 को जो पाकिस्तानी आर्मी है वो ईस्ट पाकिस्तान में एंटर होती है। इस पूरे इंडिपेंडेंस मूवमेंट को दबाने की कोशिश की जाती है, काफ़ी ज़्यादा मास किलिंग्स की जाती हैं, रेप जैसे जो वॉर क्राइम्स हैं वो किए जाते हैं। बंगाली इंटेलेक्चुअल, बंगाली स्टूडेंट्स और बंगाली एक्टिविस्ट को टारगेट किया जाता है। बट पाकिस्तानी मिलिट्री पूरी तरह से फेल कर जाती है और 26 मार्च 1971 को ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली लोग अपने एक नए देश बांग्लादेश की अनाउंसमेंट कर देते हैं। अब बांग्लादेश की इस पूरी फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट में शेख मुजीबुर रहमान फ्रंट लीडर होते हैं और इंडियन आर्मी और मुक्ति बाहिनी के हैवी सपोर्ट के बाद जो बंगाली लोग होते हैं, जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग होते हैं, उनकी जीत होती है। और फिर 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी आर्मी इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर जाती है। बांग्लादेश के आजाद होने के बाद शेख मुजीबुर रहमान फॉर द फर्स्ट टाइम बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बनते हैं और इनकी पार्टी इन्हीं की लीडरशिप के अंडर आगे चलकर बांग्लादेश में फॉर द फर्स्ट टाइम कोटा रिजर्वेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करती है। अब कोटा रिजर्वेशन सिस्टम लाने के पीछे गवर्नमेंट का एम था अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटी को अपलिफ्ट करना। इस रिजर्वेशन के अंडर 4-5 मेन कैटेगरीज के लोग थे। फॉर एग्जांपल फ्रीडम फाइटर्स और उनके बच्चे, वुमेन्स, पीपल विद डिसेबिलिटीज, एथनिक माइनॉरिटीज और जो अंडर रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट थी उनके लोग। अब 1971 में कोटा रिजर्वेशन सिस्टम के अंडर 30% रिजर्वेशन जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको दिया गया था। 10% रिजर्वेशन उन महिलाओं को दिया गया था जिनके साथ ड्यूरिंग द वॉर क्राइम्स हुए थे। और जो 40% रिजर्वेशन है वो जितनी भी अंडर रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट थी उन लोगों को दिया गया था। और इस अकॉर्डिंग जो मेरिट बेस्ड कैटेगरी थी, उन स्टूडेंट्स या उन जॉब सीकर्स के पास गवर्नमेंट जॉब का सिर्फ 20% शेयर रह गया था। इसके बाद बांग्लादेश में 1976 में गवर्नमेंट चेंज होती है। जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो इस कोटा रिजर्वेशन सिस्टम में थोड़ा सा चेंज करती है और जो 40% रिजर्वेशन अंडर रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट को दिया गया था उसको पहले तो ये 20% करते हैं, फिर 1985 में इसको दोबारा से चेंज करके 10% कर देते हैं, जिसके बाद जो मेरिट बेस्ड जॉब थी उनका शेयर 45% तक बढ़ जाता है। अब 1996 में शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनती हैं और 1997 में शेख हसीना जो फ्रीडम फाइटर्स को 30% रिजर्वेशन दिया गया था उनको ये उनके बच्चों पर भी अप्लाई कर देती हैं। अब शेख हसीना यही नहीं रुकती बल्कि 2010 में
ये जो 30% रिजर्वेशन है ये फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी दे देती हैं, ये जानते हुए कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंडर जो सिविल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट होती है वो 10% से भी कम है। प्लस 2012 में जो बांग्लादेश का पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो 1% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन उन कैंडिडेट्स को भी देता है जो डिसेबल्ड होते हैं, जिसके बाद जो मेरिट बेस्ड जॉब्स होती हैं उनका शेयर 44% तक रह जाता है। 2010 तक आते आते कोटा रिजर्वेशन सिस्टम स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए सिर दर्द बन चुका होता है। जो मेन आर्गुमेंट थी वो ये थी कि जितने भी मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए करंट कोटा रिजर्वेशन सिस्टम आउटडेटेड, अनइक्वल और डिस्क्रिमिनेटेड है। जुलाई 2013 में कोटा रिजर्वेशन सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी होते हैं बट उनका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता, जिसके बाद 2018 में हाई लेवल पर प्रोटेस्ट किए जाते हैं जिनमें ये डिमांड रखी जाती है कि कोटा रिजर्वेशन सिस्टम को 56% से रिड्यूस करके सिर्फ 10% कर देना चाहिए। अब स्टार्टिंग में जो गवर्नमेंट थी वो रेजिस्टेंस दिखाती है बट जब प्रोटेस्ट बड़े स्केल पर हो जाते हैं तो शेख हसीना अनाउंस करती हैं कि जल्द ही कोटा रिजर्वेशन सिस्टम को सिविल सर्विसेज की जॉब से खत्म कर दिया जाएगा और फिर फाइनली जुलाई 2020 में कोटा रिजर्वेशन सिस्टम को हटा दिया जाता है, बस कुछ एरियाज में रिजर्वेशन रखी जाती है। इसके बाद 5 जून 2024 को बांग्लादेश में जो आज हो रहा है उसकी स्टार्टिंग होती है। इस दिन बांग्लादेश का हाई कोर्ट गवर्नमेंट के जुलाई 2020 के रिजर्वेशन रिमूवल डिसीजन को इलीगल बताकर जो पहले वाला रिजर्वेशन सिस्टम था उसको रिस्टोर कर देता है। अब इस टाइम तक बांग्लादेश में अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी पीक पर था, प्लस जो जितने भी स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स थे वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थे। तो अब जो प्रोटेस्ट होते हैं वो 2018 में हुए प्रोटेस्ट से कई गुना बड़े होते हैं। गवर्नमेंट इन प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश भी करती है जिसमें 200 से भी ज्यादा लोगों की जान जाती है, प्लस 20,000 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड होते हैं। इसके बाद 21 जुलाई 2024 को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में इंटरफेयर करना पड़ता है। बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देते हुए इस पूरे कोटा सिस्टम को रिमूव कर देता है, कंप्लीटली रिजेक्ट कर देता है और एक नया कोटा सिस्टम प्रेजेंट करता है जिसमें जो फ्रीडम फाइटर्स और उनके बच्चे या फिर उनके पोते होते हैं उनको 5% रिजर्वेशन दिया जाता है, 1% रिजर्वेशन एथनिक ग्रुप्स को दिया जाता है और 1% रिजर्वेशन डिसेबल्ड लोगों को दिया जाता है। बट अब जो प्रोटेस्टर्स थे उनकी खाली जो कोटा रिजर्वेशन सिस्टम है इसको रिमूव करने की डिमांड नहीं थी, बल्कि अब वो डिमांड कर रहे थे जस्टिस की उन लोगों के लिए जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट में अपनी जान गंवाई। तो अब वो ये डिमांड करने लग जाते हैं कि जो शेख हसीना है वो माफी मांगे और अपना रेजिग्नेशन जल्द से जल्द दे। और उसके बाद फाइनली 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ता है। वो माफी तो नहीं मांगती बट विद इन 40 मिनट्स वो रेजिग्नेशन कर देती हैं और बांग्लादेश को छोड़कर चली जाती हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो एजुकेशनल लगा होगा, तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो ये दोनों वीडियोस हैं इनको भी देख कर जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।